अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के दौरान मिसमैच हो जाए कि खून चढ़ रहा है, किसी व्यक्ति को किसी और का खून डाला जा रहा है और वो मैच ना हो तो गड़बड़। तो वो देखते हैं कंडीशंस क्या होता है, कैसे होता है। जैसे कि एग्जांपल्स हैं ये, और एक सिंबॉलिक डायग्राम, सिंप्लीफाइड सा डायग्राम बनाया गया है। तो ये डोनर का ब्लड इसको दिया जा रहा है, रेसिपिएंट को। ए वाला ग्रुप इसको चढ़ा रहे हैं, लेकिन ये कौन सा आदमी है जिसको चढ़ा रहे हैं? ओ वाला आदमी है, ओ ग्रुप वाला। तो इसका है ओ ब्लड ग्रुप और इसको दे रहे हैं ए वाला ग्रुप, यही ना। ए वाले में क्या क्या है? ए में एंटीजन पड़ा हुआ है, किसके ऊपर? आरबीसी की मेम्ब्रेन पे। और एंटीबॉडीज़ हैं बी वाली इन द प्लाज्मा। अब ये खून इसको मिल गया, रेसिपिएंट को। इसके आरबीसी में क्या है? इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ए ना बी। इसलिए इसको क्या लगेगा? ए वाला एंटीजन फॉरेन लगेगा ही लगेगा, एलियन लगेगा कि अरे ये क्या आ गया, केमिकल आ गया। तो इसके विपरीत ए के खिलाफ एंटीबॉडीज़ अटैक करेंगी ए एंटीजन पे। कौन सी एंटीबॉडीज़ इसके प्लाज्मा में मिलती हैं? ए भी पड़ी होती है, एंटी ए और एंटी बी। तो एंटी ए का मतलब है एंटी ए वाली ये जो है ना एंटीबॉडीज़, ये इस पे अटैक कर देंगी, ए वाले एंटीजन आरबीसी के ऊपर अटैक कर देंगी और डिस्ट्रॉय करेंगी आरबीसी को। इसका मतलब मिसमैच हो गया, रिएक्शन हो गया। लेट अस लुक एट अनदर केस। अगेन दिस पर्सन, द रेसिपिएंट, इसको मिल रहा है ओ वाले का ग्रुप, लेकिन ये खुद कौन सा वाला है? ए वाला है, ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है, हैं? डोनर है ओ। तो देखें क्या होने वाला है। ओ वाले के पास कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके पास क्या पड़ा है? ए वाले के पास एंटी बी पड़ी है, एंटीबॉडी। और इसके ए वाले के ऊपर कौन सा वाला एंटीजन मिलेगा? ए एंटीजन मिलेगा। इसके आरबीसी पे ए एंटीजन होगा। अब ओ वाले का जब ब्लड गया ए वाले के अंदर, तो कोई एंटीजन नहीं गया। ओ वाले के पास ना ए है ना बी एंटीजन, कोई केमिकल नहीं है जो ए को एलियन लगे या अलग लगे। अतः कोई भी एंटीबॉडी उस पर अटैक नहीं करेगी, ओ वाले के ब्लड पर अटैक नहीं करेगी। दिस इज़ नॉट अ मिसमैच एट ऑल, इट इज़ कंपैटिबल ब्लड। ये देखो ना, इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी थी, बी वाली एंटीबॉडी थी जो कि बी एंटीजन को अटैक करती है। तो क्या इसके वाले डोनर के ब्लड में कहीं पर भी बी एंटीजन पड़ा हुआ है जिससे ये लड़ाई कर लेगी? नहीं, ये वाली एंटीबॉडी के लिए कोई भी बी एंटीजन नहीं है डोनर के ब्लड में, इसलिए कोई लड़ाई नहीं होने वाली, सब बढ़िया। आरएच फैक्टर, आरएच प्रोटीन डिस्कवर किया गया था सबसे पहले रीसस मंकी के अंदर। तो इसी के शुरू के लेटर्स को लेके एब्रीविएशन बना दी आरएच फैक्टर, आरएच प्रोटीन, आरएच एंटीजन। आरएच प्रोटीन बनाता है एक जीन, कैपिटल डी जीन। तो जिस भी पर्सन में कैपिटल डी जीन है, क्या वो आरएच एंटीजन बनाएगा, केमिकल बनाएगा? यस, इट विल प्रोड्यूस द प्रोटीन कॉल्ड आरएच। ऐसे ही जिस पर्सन के अंदर कैपिटल डी स्मॉल डी जीन है, क्या वो बना पाएगा आरएच? हाँ, वो भी बना पाएगा, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, लेकिन कैपिटल डी तो मौजूद है ना, तो आरएच प्रोटीन बनेगा। लेकिन स्मॉल डी वाले पर्सन्स, ऐसे जीन कॉम्बिनेशन के पर्सन्स के अंदर आरएच प्रोटीन नहीं बन पाएगा, ये रिसेसिव है, तो आरएच प्रोटीन नहीं बनेगा। तो ऐसे पर्सन्स कहलाते हैं आरएच नेगेटिव, ये दोनों कहलाएंगे आरएच पॉजिटिव पर्सन्स।
आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन होगा नहीं, ना ए ना ही बी, कोई भी एंटीजन इसके आरबीसी की मेम्ब्रेन में नहीं मिलता क्योंकि ये ओ है। प्लस का मतलब इसमें आरएच फैक्टर है, आरएच एंटीजन है इसके आरबीसी के ऊपर लगा हुआ। ओ नेगेटिव को देखते हैं अब। ओ नेगेटिव वाले पर्सन में क्या कोई एंटीजन है ए वाला आरबीसी के ऊपर? नहीं। बी वाला एंटीजन? नहीं। आरएच वाला एंटीजन? नहीं। कोई भी एंटीजन नहीं है। और आपको पता है एंटीजन ही गड़बड़ करते हैं। जब भी एंटीजन्स किसी के ब्लड से चलते हैं और किसी और के ब्लड में डाले जाते हैं तो गड़बड़ कर सकते हैं अगर वो उस पर्सन के अंदर नहीं है एंटीजन। तो इसमें तो कोई एंटीजन्स ही नहीं है। ओ नेगेटिव वाले पर्सन में कोई भी एंटीजन नहीं होता, आरएच भी नहीं होता, बल्कि इसमें तो फिर भी था आरएच, तो ये लड़ सकता है आरएच वाला। अगर ये नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप में जाएगा तो आरएच के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो आरएच एंटीजन ही नहीं है, तो कोई एंटीबॉडी बनने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा। ओ नेगेटिव is the universal donor which can donate the blood to all the 4 blood groups in man. यूनिवर्सल रेसिपिएंट है AB प्लस। इसमें क्या क्या है? इसमें एंटीजन ए पड़ा हुआ है, इसमें एंटीजन बी भी है आरबीसी के ऊपर, और इसके ही आरबीसी में एक और एंटीजन भी, आरएच वाला एंटीजन भी है क्योंकि प्लस है। मम्मी मुझे चोट लग गई। अरे कुछ ही मिनट में चोट कवर हो गई अपने आप, यानी क्लॉट प्रोड्यूस हो गई, थक्का जम गया। इस क्लॉट को कोएगुलम भी बोलते हैं। ये एक सील है, एक कवर है जो अपने आप वुंड के ऊपर आ जाता है आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ओनली। ये क्लॉट बनी होती है एक नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन्स से। फाइब्रिन्स यानी फाइब्रिन फाइबर्स, उनका एक पूरा जाल होता है, उनका पूरा नेटवर्क हो जाता है, एक कवर बन जाता है। ये देखो ऐसे, इस तरह से ये पूरा जाल फाइब्रिन थ्रेड्स का क्रिएट हो जाता है। और अंदर कौन फंस गए? आरबीसी फंस गए, वो अब बाहर नहीं निकल पाएंगे आरबीसीज एटसेट्रा। तो वो फंस गए ना इस पूरे जाल में, किसके? फाइब्रिन थ्रेड्स के जाल में। इसका मतलब थक्का जमना यानी कि क्लॉटिंग में फाइब्रिन के थ्रेड पड़े होते हैं, धागे धागे जो पूरा जाल बना रहे होते हैं और ब्लड को बाहर निकलने नहीं देते। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर क्लॉटिंग ना हो तो ब्लड का लॉस हो जाए, बहुत सारा निकलता रहे खून और व्यक्ति मर भी सकता है। प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इन अ सिंपल मैनर। प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स और इंजर्ड टिश्यू प्रोड्यूस करता है कुछ प्रोटीन्स, कुछ फैक्टर्स। ये इनएक्टिव फैक्टर्स जो कि प्लाज्मा में होते हैं, मिलते हैं, कास्केड प्रोसेस दिखाएंगे अब, यानी कि सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगे, एंजाइमेटिक एंजाइम बेस्ड रिएक्शंस इन अ चेन, इन अ लाइन, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, पूरा खूब सारे रिएक्शन होंगे इनएक्टिव फैक्टर्स के, एंजाइम्स के द्वारा रिएक्शन होंगे। लास्ट में जाके बनेगा थ्रोम्बोकाइनेज इन द एंड, विच इज एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन सब्सटेंस को थ्रोम्बिन में, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन। फाइब्रिन बन गए, ये धागे बन गए, और इस प्रकार से ये फाइब्रिन बन जाएंगे, ये धागे बन जाएंगे और क्लॉटिंग हो जाती है। इस सभी में, पूरे में कैल्शियम आयंस का जगह जगह बहुत योगदान है। ब्लड कोएगुलेशन यानी ब्लड क्लॉटिंग को ही थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। इंजर्ड टिश्यू
यानी वूंड जहाँ पे भी हुआ है, चोट लगी है, और हमारे प्लेटलेट्स ये प्रोड्यूस करते हैं एक्सट्रिंसिक या फिर इंट्रिंसिक पाथवे के द्वारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को प्रोड्यूस करते हैं। ये पहला स्टेप है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर सब्सटेंस बाय द इंजर्ड टिश्यू एंड द प्लेटलेट्स। ये दो तरह से हो सकता है प्रोड्यूस, या तो एक्सट्रिंसिक वे होगा या इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक यानी एक्सटर्नल हो गया ना, तो इसमें जो इंजर्ड टिश्यू है, जहाँ चोट लगी है, जो कट वूंड है, उसके टिश्यूज़ चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं अरे बनाओ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोड्यूस करो भाई, बनाओ बनाओ बनाओ। तो वो तैयार करवा रहे हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ऐसा वाला कहलाएगा एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथ प्रोड्यूस करने का प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को। या फिर दूसरा तरीका ये बी वाला, इस डायग्राम को देखो, इसमें क्या हो रहा है, ब्लड ऑफ द ब्लड वेसल, कोई भी ब्लड वेसल है, जब वो टच करता है कोलेजन ऑफ वॉल ऑफ द वेसल्स। अब मान लो ये वाला जो खून है, ये आगे चीरा बन गया, यहाँ पे चीरा सा क्रिएट हो गया, कट हो गया, कट अंदर से, और ये ब्लड रीच कर रहा है, द ब्लड इज एबल टू रीच द वॉल, द कोलेजन ऑफ द वॉल, उसको टच कर पा रहा है, तो खतरा, वार्निंग, अलार्म, ब्लड वेसल को पता चल जाता है, अरे 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 मैं तो अंदर से कट रही हूँ, कुछ कट गया है अंदर से। तो ये है इंट्रिंसिक, क्योंकि अंदरूनी है ना, अंदरूनी चोट लग गई, तो इंट्रिंसिक पाथ है ये। और दोनों में क्या बन रहा है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर नाम का सब्सटेंस। सेकंड स्टेप इन ब्लड क्लॉटिंग, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, और इसके लिए जिम्मेदार हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, जो अभी अभी बना था वो करेगा इसको कैटालाइज, और कैल्शियम आयंस इनकी प्रेजेंस में थ्रोम्बिन बन जाएगा। कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, इसकी मौजूदगी में थ्रोम्बिन की ये जो बना था फाइब्रिनोजन, जो कि सॉल्युबल है इन प्लाज्मा, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा प्रोटीन जो पड़ा हुआ है प्लाज्मा में, वो कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन में, जो कि इनसॉल्युबल है इन प्लाज्मा नाउ। इसके मोनोमर यूनिट्स बनेंगे, छोटे छोटे मोनोमर्स बनेंगे, इकाइयाँ फाइब्रिन की, जो कि बाद में जिनका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा ड्यू टू द 13th फैक्टर। तो कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ प्रोटीन जिनको नाम दे रखे हैं इस सारे क्लॉटिंग फैक्टर में, क्लॉटिंग प्रोसेस में। तो 13th फैक्टर, ये वाला प्रोटीन, इसका नाम ही यही है, इस प्रोटीन का प्रोड्यूस करेगा फाइब्रिन थ्रेड्स इन इट्स प्रेजेंस। फाइब्रिन थ्रेड्स विल फॉर्म अ नेटवर्क एंड ट्रैप द आरबीसीज। पाइसेस यानी फिशेस का हार्ट 2 चैम्बर्ड है, ये सिंगल ऑरिकल एंड अ वेंट्रिकल। impure blood from the auricle will be given to the ventricle, और फिर गिल्स तक जाएगा ये deoxygenated blood impure, and where it will be purified यानी ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ये, और बॉडी टिश्यूज तक जाएगा। टिश्यूज से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलेगा ऑरिकल्स तक। द एम्फीबियन हार्ट, फ्रॉग्स सैलेमेंडर्स का हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर्स इन द हार्ट, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। इसमें यहाँ पे है लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट ऑरिकल में आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड। ये दोनों वेंट्रिकल में जा रहे हैं और मिक्स हो रहे हैं, एक सिंगल वेंट्रिकल है, इसलिए ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड विल गेट मिक्सड अप हेयर इन द वेंट्रिकल, वेरी स्ट्रेंज। और यहाँ से ये सप्लाई होगा सारे ऑर्गन्स को, बॉडी पार्ट्स को, यानी कि हल्का ऑक्सीजनेटेड, पूरी तरह ऑक्सीजनेटेड नहीं मिल पाएगा। द रेप्टिलियन हार्ट, ये भी 3 चैम्बर्ड है, एम्फीबियस हार्ट की तरह। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हार्ट आ जाता है, मस्कुलर हार्ट, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड होता है। ह्यूमन हार्ट, हाईली सिंबॉलिक सिंप्लीफाइड डायग्राम हैज़ बीन शोन हेयर। इसमें हमें 4 चैम्बर दिख रहे हैं। इधर वाला जो है लेफ्ट एट्रियम,
ये वाला राइट एट्रियम। अब आपको कहेगा कि अरे 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 मैम गलत कर रहे हो, इधर वाली साइड राइट होती है। अरे नहीं नहीं, मेरी नज़रों से मत देखो, अपनी नज़रों से मत देखो। ये जिस आदमी का हार्ट है, जिसका दिल है, ये समझो, उसकी नज़रों से देखो। तो ये वाली साइड कौन सी हुई? उसकी नज़रों से ये लेफ़्ट साइड हुई। ऐसे ही ये नीचे वाला चैम्बर हो गया लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये वाला हो गया राइट वेंट्रिकल, इस साइड वाला। लेफ़्ट एट्रियम के अंदर घुस रही हैं पल्मोनरी वेन्स। 4 वेन्स हैं ऐसी, ये रही एक तो जो घुस रही है वॉल के अंदर एट्रियम की, और ये घुसी पड़ी हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही, ब्लड ला रही हैं। जब भी आप वेन की बात करें हो तो वो हार्ट के अंदर ब्लड लाती है। आर्टरी हार्ट से ब्लड को लेके जाती है। तो वेन ये पल्मोनरी का नाम है, तो इसका मतलब लंग्स की बात हो रही है। तो लंग्स से ये कैसा ब्लड लाएगी? प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी जब भी लाएगी। पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। अब ये बना हुआ है यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व, इस दोनों की दीवार के बीच में ये सेप्टम है ना, ये एक सेप्टम है। और क्योंकि ये सेप्टम ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है, तो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम कह सकते हैं इसको। इस सेप्टम में एक वॉल्व पड़ा है, ये देखो यहाँ पे, ये है बाइकस्पिड वॉल्व। क्योंकि ये 2 फ्लैप्स का बना हुआ है, ये 2 पर्दों का बना हुआ है, इसलिए इसको कह देते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। और इसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। वॉल्व का काम होता है टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, वापस नहीं जाने देगा ये। एक बार अगर अंदर एंट्री मार गया, ब्लड वेंट्रिकल में घुस गया, तो वापस नहीं जाने देगा। उसके बाद ये आ गया लेफ़्ट वेंट्रिकल, और लेफ़्ट वेंट्रिकल की दीवार देख रहे हो आप, काफ़ी मोटी है, हाईली मस्कुलर वॉल। क्योंकि इनको बहुत काम करना होता है, इनको पिचक के सारा खून सारी बॉडी को एक एओर्टा लेके जाती है, ये जो जा रही है, ये सब करना होता है। ये है पेरिकार्डियम, डबल लेयर्ड होती है, ये डबल वॉल्ड होता है स्ट्रक्चर, आउटर लेयर ऑफ द हार्ट। और इसी के दोनों दीवारों के बीच में पड़ा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, एक फ्लूइड, पानी पानी सा पदार्थ। पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये फ्लूइड लुब्रिकेट करता है और हार्ट को मूवमेंट्स करने देता है, थोड़ी बहुत आसानी से लुब्रिकेशन प्रदान करता है मूवमेंट्स के लिए हल्की। उसके अलावा ये शॉक से बचाता है, मैकेनिकल शॉक्स या इंजरीज से हार्ट को बचाता है। एओर्टा द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, ये निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल में से, उसकी दीवार में से निकलती है। एओर्टा रक्त को लेकर जाती है, क्योंकि ये आर्टरी है इसलिए ये ब्लड को लेकर जाएगी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है और सारे बॉडी पार्ट्स को देगी। इसी तरह से ये निकली है पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। दिस आर्टरी, एज द नेम इंडिकेट्स पल्मोनरी, विल बी गोइंग टू द लंग्स। ये बाइफरकेट हो गई है, देखिए 2 में डिवाइड होके लेफ्ट और राइट लंग्स में चली जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। और कैसा ब्लड लेकर जाएगी? ये अशुद्ध रक्त लेकर जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। Superior and inferior vena cava are 2 veins entering into the heart, bringing deoxygenated blood from organs, tissues, cells. The blood is entering right atrium from the vena cava. ये वाली जो दीवार है ये भी सेप्टम है। ये नीचे वाली दीवार यानी सेप्टम कैसी कहलाएगी? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये वाली जो दीवार है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ये बहुत थिक होती है। ये वाली साइड वेंट्रिकल की, ये वाली साइड यानी लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल वॉल इज़ वेरी थिक, 3 times दैट ऑफ द राइट वेंट्रिकल वॉल। बिकॉज इस वाले एरिया से जब पंपिंग होगी तो सारी बॉडी में खून जाना है, दौरा करना है,
इसलिए ये बहुत ही थिक होती है। दोनों आर्टरीज और वेंट्रिकल की दीवार के बीच में सेमिल्यूनर वॉल्स मिलते हैं जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं कि आर्टरी में से खून वापस वेंट्रिकल में ना चला जाए। इसको प्रिवेंट करते हैं ये वॉल्व्स। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की दीवार के बीच में है, ये देखो, ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो कि 3 कस्प्स यानी 3 फ्लैप्स का बना होता है। इसमें 3 कप्स या 3 फ्लैप्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को, यानी वेंट्रिकल में से वापस ऑरिकल्स में ब्लड नहीं जा पाएगा, थैंक्स टू द ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये डायग्राम ऑफ द ह्यूमन हार्ट, दिस इज मच मोर सिंप्लीफाइड, very much simplified diagrammatic sketch, diagrammatic diagram, symbolic diagram of the heart। ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये कौन सा ऑरिकल, राइट ऑरिकल, एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, ह्यूमन हार्ट। ये इस साइड पे दिखाया है इन दोनों के बीच में, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व, इधर दिखा दिया ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये सेप्टम आ गई, ये जो दीवार सी है पूरी, ये ऑरिकुलर सेप्टम है, ये वेंट्रिकुलर सेप्टम है, उन दोनों के बीच की दीवार सेप्टम दीवार। पेरिकार्डियम कवरिंग को कहते हैं। ये लंग्स से आ रही हैं, हमारे शुद्ध ब्लड ला रही हैं, प्योरीफाइड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं, पल्मोनरी वेन्स, और ब्लड अंदर जा रहा है। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा यानी लार्ज वेन्स of the body are bringing the deoxygenated blood, bad blood, अशुद्ध खून, रक्त इसमें ला रही हैं, इस चैम्बर में। पल्मोनरी आर्टरी दिखाई गई है। अब पल्मोनरी आर्टरी हम वैसा तो दिखाते थे, आपको याद होगा कि इस तरह करके दिखा देते थे, याद है, ऐसे करके दिखा देते हैं कई किताबों में। राइट वेंट्रिकल, इसमें से ही तो निकल रही है ये पल्मोनरी आर्टरी, तो हमने ऐसे ही दिखाई है। ज़रूरी थोड़ा है कि ये टेढ़ी करके दिखानी है, ये सिंबॉलिक है तो इसमें से निकलती हुई दिखा रहे हैं। ये क्या है, सेमिलुनर वॉल दिखा दिया यहाँ पे। ऐसे ही एओर्टा, द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, वो दिखा दी किसमें से निकलती हुई, लेफ्ट वेंट्रिकल में से निकलती हुई। फिशेस के हार्ट में सिंगल सर्कुलेशन मिलता है, उसको सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम बोलते हैं। ये रहा अगर एक सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ द एम्फीबियन हार्ट या रेप्टिलियन हार्ट। तो इसमें 3 चैम्बर्स हैं, 1 2 3, और ये शो करता है इनकम्प्लीट, क्या, डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट नहीं है, मतलब यहाँ पे जाके दोनों खून मिक्स हो रहे हैं, कौन सा, गंदा वाला अच्छा वाला, यानी शुद्ध अशुद्ध, यानी प्योर इम्प्योर, यानी ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट मिक्सड हेयर इन दिस चैम्बर, द वेंट्रिकल, सिंगल वेंट्रिकल। तो लेकिन ह्यूमन बींग्स में, बर्ड्स में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन मिलता है कि हार्ट में एक साइकिल के लिए 2 बार ब्लड घुसेगा। द पैसेज ऑफ द सेम ब्लड 2 times, twice in the heart to complete 1 cycle is called complete double circulation, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिल्कुल अलग चलता है, डीऑक्सीजनेटेड अलग दौरा करता है हमारी बॉडी में, हमारे हार्ट में, दोनों मिक्स बिल्कुल नहीं होते। तो 2 times द सेम ब्लड passes to the heart in 1 cycle, और इसको बोलते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। 2 बार रक्त दौरा करता है हमारे हार्ट में एक साइकिल के दौरान। आवर डबल सर्कुलेशन consists of the systemic circulation and the pulmonary circulation,
इसको दो हिस्सों में बांटा गया डबल सर्कुलेशन को, सिस्टेमिक और पल्मोनरी। दो तरह की होती है ये हमारी बॉडी में। सिस्टेमिक का मतलब है बॉडी वाली, रिलेटेड विद द बॉडी, विद द टिश्यूज, विद द ऑर्गन्स। और पल्मोनरी नाम बता रहा है कि लंग्स वाली है ये। सिस्टेमिक का मतलब क्या है कि ये ऑर्गन्स में ही जाएगा ब्लड, और ऑर्गन से ही आएगा ब्लड हार्ट के अंदर। पल्मोनरी में हमारा किससे नाता है कि लंग्स में ब्लड जा रहा है फॉर प्योरिफिकेशन, और प्योरीफाइड आ रहा है लंग्स से हार्ट में। तो ये जो है ना लंग्स वाला ब्लड का दौरा आना जाना, ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन। लंग्स से क्या चला, लंग्स से चलेगा कैसा ब्लड, ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिलअप्स करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने यहाँ एरो पे लगा दिया। ये कहाँ घुसा, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट एट्रियम में घुस गया, ये रहा। इसमें प्योरीफाइड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेन्स कमिंग फ्रॉम द लंग्स। यहाँ पे क्या लिखे हैं ये क्वेश्चन मार्क में, कौन से चैम्बर में घुसेगा ये घुसेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ये वाला ब्लड नीचे चला जाएगा, ये देखो यहाँ इसमें घुस जाएगा। क्या, प्योरीफाइड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब एओर्टा यानी लार्जेस्ट आर्टरी लेकर चलेगी इसको फर्दर, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, है ना। ये लिख दूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखूँ क्वेश्चन मार्क में, यहाँ पे आ गए बॉडी पार्ट्स यानी ऑर्गन्स आ गए। तो बॉडी पार्ट्स, बॉडी या ऑर्गन्स या टिश्यूज़ लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ तक पहुँचाया एओर्टा ने, सॉरी बॉडी को दे दिया होल बॉडी, यहाँ पे बॉडी पार्ट्स लिख दिए। अब ऑर्गन से कैसा खून चला, डीऑक्सीजनेटेड, अशुद्ध रक्त चला। यहाँ पे कौन सा चैम्बर आएगा, किसके पास पहुँचा, राइट एट्रियम ऑरिकल को देगा। ये लार्ज वेन्स देंगी इसके अंदर, ये वाले में, ठीक है। तो राइट ऑरिकल लिख दिया, उसके अंदर घुस रहा है अशुद्ध वाला रक्त। उसके बाद आ गया राइट वेंट्रिकल, नीचे जाएगा ब्लड अशुद्ध वाला, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलेगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी लेकर चलेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ, ताकि वो प्योरीफाइड हो सके। तो पूरा एक सर्कल बन गया, पूरा एक साइकिल बन गया, वन साइकिल ऑफ सर्कुलेशन। तो अगर इसको दो में डिवाइड करें हिस्सों में, तो हम देखेंगे कि ऊपर वाला सारा है पल्मोनरी सर्कुलेशन शो किया गया है, और नीचे वाला सारा एरिया सिस्टेमिक को दर्शा रहा है, सर्कुलेशन को, यानी बॉडी वाली। इन वन साइकिल आवर ब्लड moves twice the same blood into the heart, and this is called complete double circulation in man. ये देखो क्रिस क्रॉस है, मतलब ये दोनों रिलेटेड है, ये दोनों रिलेटेड है चैम्बर्स पल्मोनरी के लिए, ये वाला और ये वाला क्रिस क्रॉस हो रहा है। ये है लेफ्ट ऑरिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। ये दोनों किससे रिलेटेड हैं, ये दोनों रिलेटेड हैं लंग्स वाली से, सर्कुलेशन से, यानी पल्मोनरी से। ये लंग्स की तरफ जाता है ये वाला ब्लड, ये वाला लंग्स से लाता है ब्लड, ये वाला चैम्बर में आता है ब्लड आता है। सिस्टेमिक कौन सी वाली है, ये वाली और ये वाला। इस तरह से दो सर्कुलेशन चल रही है साइमल्टेनियसली इन वन साइकिल इन आवर हार्ट, सिस्टेमिक सर्कुलेशन and pulmonary circulation. Single circulation system in heart, double circulation in heart. Single circulation जैसा नाम बता रहा है कि यदि ऑर्गन में ब्लड जाएगा तो उससे पहले वो हार्ट में केवल एक बार जाएगा, वंस जाता है,
ऐसे वाले सिस्टम को बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन, कि किसी ऑर्गन में जाने से पहले हार्ट के थ्रू जब ब्लड गुजरेगा तो ओनली वंस इट विल फ्लो इनटू द हार्ट। और ये पाया जाता है फिशेस में, जिसमें कि हार्ट से ब्लड चला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला चला और गिल्स तक पहुंचा, गिल्स से प्योरीफाई हो गया ये ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब चला ऑर्गन्स तक, ऑर्गन्स से हार्ट तक। तो दिस इज द सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम फाउंड इन फिशेस। डबल सर्कुलेशन is found in man, yani mammals and birds. Two separate pathways will be there for oxygenated and deoxygenated. दोहरा संचरण, परिसंचरण। वॉल्व्स ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ये इनका काम होता है। उसको वापस नहीं जाने देते ब्लड को। और ये एक अगर सिंपल हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, लेफ्ट, ये हो गया राइट ऑरिकल यानी एट्रियम, ये वाला चैम्बर हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पड़े हैं बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्प यानी दो फ्लैप्स वाला वॉल्व, दो कस्प्स वाला वॉल्व पड़ा है, इसलिए इसको बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। बाइकस्पिड, दो फ्लैप्स वाला। और इधर पड़ा होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, यानी थ्री कस्प्स वाला, थ्री फ्लैप्स वाला, थ्री फोल्ड्स वाला वॉल्व। तो ये फ्लैप क्या होते हैं? एक तरह का पर्दा सा होता है जो इसमें ब्लड वेसल में पड़ा हुआ होता है, चिपका हुआ होता है। तो इस साइड पे कितने हैं? 3 फ्लैप्स, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। उसके अलावा सेमुलर वॉल्व्स भी होते हैं। पहले ये डायग्राम ए और बी, इनको ध्यान से देखो, कौन से वाला है इनमें, कौन से वाला वॉल्व है इसमें बाइकस्पिड, कौन से वाला है ट्राइकस्पिड। इसमें 3 है, 1 2 3, 3 पर्दे से लगे हुए हैं यानी फ्लैप्स। तो ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व की शक्ल, सिंपल, सिंप्लीफाइड। और ये है बाइकस्पिड वाला, क्योंकि इसमें 2 हैं, बी वाला बाइकस्पिड। ये ओपन वॉल्व दिखाया गया है यहाँ पे, ऊपर वाला ये वाला डायग्राम। इसमें एक ब्लड वेसल दिखाई है और उसमें ये फ्लैप्स दिखाए हैं पर्दे से जो चिपके हुए हैं, देखो वॉल के साथ। तो ब्लड यहाँ जा रहा है इस तरफ को, यहाँ से यहाँ जा रहा है ब्लड का, खून का दौरा हो रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है जी, ठीक है। हाँ, तो वॉल्स ओपन है, उसको जाने दे रहे हैं कि हाँ भाई जाओ, गुजरो गुजरो ब्लड, गुजरो। लेकिन अगर ग्रेविटी के कारण या लो ब्लड प्रेशर के कारण खून वापस जाने लगा बाय चांस, जो कि गलत है, इसको वापस नहीं जाना था, तो ये रक्त यहाँ पे गलती से वापस जाने लग गया, क्योंकि यहाँ पे बड़ा स्लो चल रहा था ब्लड, तो वापस जाने लग गया। या फिर ये ऐसे टेढ़ी पड़ी थी इस तरह हमारी बॉडी में, वर्टिकली पड़ी थी, तो क्या है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उससे ब्लड नीचे जाना चाह रहा है, तो ब्लड जाना चाह रहा है वापस। लेकिन जैसे ही वो जाने लगा, ये दरवाजे हो गए बंद, किवाड़ बंद, दोनों देख रहे हैं आप, 2 कस्प बनाया मैंने यहाँ पे। So here the valve has been closed suddenly. Now this blood will not be able to enter this side blood. बिल्कुल भी नहीं, वापस नहीं जा पाएगा।